अब बेटा हमारे पास सिचुएशन आपके सामने ये दी जा रही है। चार्ट नंबर 1, पर्सन है हमारे पास कोई, और इसका यहां पर बेटा महाराष्ट्र में कोई स्टोर है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता है और इसका काम क्या है बेटा, ये बाहर से जो है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज का इंपोर्ट करता है और उसके बाद इंडिया में उन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज को बेच देता है। और क्योंकि ये इंडिया में अपना सेल करता है तो इंडिया में जब ये बेचेगा तो इसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी भी आएंगी। तो जीएसटी में अकॉर्डिंगली ये रजिस्टर्ड पर्सन है जो रेगुलर अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल अपनी सेल्स के रिस्पेक्ट में करता है। अब आपको जो फटाफट से प्रोसीजर रिपोर्ट करना है वो मुझे ये बताना है बेटा। अब जब ये बाहर से कंप्यूटर इंपोर्ट करके लाएगा तो आपने अब क्या सीखा मेरे लिए, इस इंपोर्ट पर जब ये कस्टम क्लियरेंस कराएगा तो इसके ऊपर क्या क्या ड्यूटी लायबिलिटी होंगी बेटा, कस्टम्स ड्यूटी भी चलेंगी और साथ में जीएसटी भी चलेगा। यस और नो? तो इसको कस्टम ड्यूटी भी लगेंगी और जीएसटी भी लगेगा, पर जीएसटी लो इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीएसटी जो होगी वो कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से ही चलेगी। और मैंने बेटा सारी आपको कंप्यूटेशन सिखाई है। बिल ऑफ एंट्री जब ये फाइल करेगा तो सेल्फ असेसमेंट करके इसे जो ड्यूटी पे करनी है, एक तो बीसीडी देनी होगी, एक एसडब्ल्यूएस देना होगा और साथ ही में जो जीएसटी लो ने इसे बोला है वो वाला आईजीएसटी इंपोर्ट भी इसे पे करना पड़ेगा। स्पीड ला और मुझे बताओ बीसीडी का चार्जिंग सेक्शन, बीसीडी बताया था, बीसीडी कस्टम एक्ट में लगती है सेक्शन 12। इसकी रेट कहां से मिलेगी, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के फर्स्ट शेड्यूल से रेट मिल गई। फिर उसके बाद वैल्यूएशन बीसीडी के लिए कहां से आती है, सेक्शन 14, ठीक है जी। और सेक्शन 14 में दो वैल्यू बोली थी, 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड 14(2) टैरिफ वैल्यू, जो कि सीबीआईसी फिक्स करके देगा, ठीक है जी। नॉर्मल कंसेप्ट क्या है, टैरिफ वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि टैरिफ वैल्यू तो लिमिटेड गुड्स के ऊपर ही ली गई है। और ट्रांजैक्शन वैल्यू में ध्यान में रखना है, इंपोर्ट के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको कौन से लेवल की लेनी है, एफओबी या सीआईएफ, सीआईएफ लेवल की लेनी है। और इंपोर्ट आपने किया है तो जनरली जो प्राइस पे किया होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो उस ट्रांजैक्शन के लिए पे करी होगी वो होगी डॉलर्स में, फॉरेन एक्सचेंज में। तो एक्सचेंज रेट कौन सी, सीबीआईसी ने जो बताई वो, और कौन से दिन की, बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आप इस ट्रांजैक्शन के लिए फाइल करोगे वो। तो बेटा हो गया, बहुत बढ़िया, आपके पास बीसीडी की कंप्यूटेशन हो गई, आपके माइंड में सेट हो गया। फिर इसके बाद दूसरा आपको देना है एसडब्ल्यूएस, जो फाइनेंस एक्ट 2018 ने लगाया, इसका चार्जिंग सेक्शन 110 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2018 है। कितनी रेट, 10%, ये फिक्स रेट से लगता है। और किसके ऊपर, बीसीडी के ऊपर। याद कराओ बेटा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी लगाना। तो बीसीडी जो भी बनी उसके ऊपर ये लगेगा, ये आपका कंप्यूट हो जाएगा। चलिए जी, ये हो गया। फिर इसके बाद साथ में और क्या लगेगा, जीएसटी, साथ में क्या लगेगा, जीएसटी। इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी की लेवी आती है, बट उन्होंने इसे कस्टम के भरोसे छोड़ रखा था। यस और नो? यस। और बेटा मैंने क्या बताया था, आईजीएसटी इंपोर्ट वाला रेट क्या होती है, रेट तो जीएसटी वाली चलेगी 5, 12, 18, 28 जो भी है। लेकिन जब वैल्यूएशन की बात आती है तो मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यूएशन की बात आती है तो वैल्यूएशन जीएसटी वाला चलता है या कस्टम टैरिफ एक्ट ने बताया है, कस्टम टैरिफ एक्ट ने बताया है, ठीक है जी। और कस्टम टैरिफ एक्ट ने सेक्शन 3(8) में क्या बता रखा बेटा, सेक्शन 14 प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, ठीक है जी। ये यहां साइड वाला पोर्शन, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे पास सेक्शन 3(8) है। सेक्शन 3(8) ने ये लिखा हुआ है कि आपकी ये जो आईजीएसटी लगेगा इसकी वैल्यू होगी, बोलेंगे साथ साथ, वैल्यू एज पर सेक्शन 14 जो भी आपने बीसीडी के लिए निकाली, प्लस बीसीडी, एंड तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लस एनी सम चार्जेबल अंडर एनी लॉ as an addition to and in the same manner as duty of custom। इस लाइन का मतलब क्या हो गया बेटा, बीसीडी के अलावा अगर कोई भी और सम किसी भी लॉ में बीसीडी के अलावा चार्ज किया गया है एज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम, तो कोई भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी किसी भी लॉ के थ्रू अगर आपने चार्ज करी, लाइक योर एसडब्ल्यूएस, नहीं आए समझ में, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एनी सम चार्जेबल अंडर एनी लॉ एज एन एडिशन टू एंड इन द सेम मैनर एज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम। तो कोई भी सम जो किसी भी लॉ में आपने चार्ज किया एज एन एडिशन टू योर नॉर्मल कस्टम ड्यूटी, तो वो जो होगा वो भी बीसीडी के लिए, इसके आईजीएसटी के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आएगा। हाँ, लेकिन आप आईजीएसटी या जीएसटी सेस वो भी कस्टम की तरह ही कलेक्ट करते हो, बट डेफिनेटली वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी तो हम कंप्यूट ही कर रहे हैं। तो ले दे करके मैं आपको क्या बोलूं कि इसका नेट रिजल्ट क्या है, इसमें सेक्शन 14 है, बीसीडी है, एंड यहां अदर कस्टम्स ड्यूटी, एसडब्ल्यूएस इज एन एग्जांपल। अगर एआईडीसी होता वो भी आ जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोल रखा है, कोई भी सम। इसमें बेटा आपका एसडब्ल्यूएस भी आ जाएगा, आपका
AIDC वो भी आ जाएगा। और बेटा क्या और कोई अगर आपसे बोलूं और कोई कस्टम ड्यूटी इन्वॉल्व होती तो क्या वो भी आ जाएगी? यस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में ये सीधा लिखा मिल जाएगा 14 BCD प्लस SWS, बट मैं आपको साथ में बोल रहा हूं कि सिर्फ SWS नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से कोई भी अदर कस्टम ड्यूटीज के तौर पर जो कलेक्ट किया गया है वो सब आ जाएगा। चलूं? यस। अब बेटा इसने ये इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद बेटा इसका काम क्या है, ये महाराष्ट्र में बेचता है। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, ये लोकल महाराष्ट्र में बेचता है। बेटा फटाफट से बोलो, इसमें से ITC से किसका मिलेगा? GST का। बाकी का ITC नहीं मिलेगा, और इसका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। तो ये जो होगा ये क्या करेगा, इसको सॉरी इसको जो होगा वो अपनी कॉस्ट में ले लेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा अब इसने इंडिया में सेल करी, बेच दिया। इंडिया में सेल करने पर इसकी इंट्रास्टेट करी होगी तो CGST SGST की लायबिलिटी बनेगी, और किसी दूसरे स्टेट में बेचा होगा तो IGST की लायबिलिटी बनी होगी। ये जो ITC पे किया होगा इसको सेट ऑफ करके ये अपनी लायबिलिटी जो होगा वो पे कर देगा। आर यू ओके विद दिस? पक्का? चलिए नेक्स्ट पेज पर आइएगा। ये वाला चार्ट अगेन आपका वही इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले चैप्टर GST से लिया गया है। अब इसमें भी काम वही है। अब इस पर्सन ने क्या किया, बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए। अब आपको मैंने जो समझाया था इसमें और डिटेल में बात आ गई। अब जो गुड्स इंपोर्ट किए बेटा उसको कस्टम पोर्ट से क्लियर कराने के लिए इसके पास कितने रास्ते हैं? 2, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। फटाफट से बोलो क्या रास्ता था? एक तो घर ले जाओ या फिर वेयर हाउस में शिफ्ट करा दो। तो अब जरा पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। अगर ये घर लेकर के जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन 46, और अगर ये वेयर हाउस में डिपॉजिट कराएगा तो इसकी बिल ऑफ एंट्री 46 में कौन सी हो जाएगी? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। क्या भाई साहब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर डायरेक्ट घर लेकर के जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, और अगर वेयर हाउस में शिफ्ट करा रहा है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अच्छा, वेयर हाउस से जब बाद में क्लियर कराएगा, वेयर हाउस से बाद में जब क्लियर कराएगा क्या फिर से एक बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ेगी? यस, फिर से एक बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ेगी। वो बिल ऑफ एंट्री लेकिन कौन से सेक्शन में जाती है? 68 में। ठीक है ना, स्टार्ट की मदद से आप ये चीजें ध्यान में रख लो बेटा। पोर्ट को खाली कराने के लिए 46 है, चाहे घर ले जाओ या वेयर हाउस, 46 है। वेयर हाउस को खाली कराने के लिए 68 है। चलो जी, चलो पहले बात करते हैं पोर्ट से घर ले जा रहा है तो फिर अब देखो ये स्टेप्स डिटेल में लो। नंबर 1 बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो गई ऑनलाइन IC गेट पर। साथ में सेल्फ असेस करके पेमेंट भी करनी है। एनर्जी थोड़ी कम है। यस, क्या क्या पे करना है? कस्टम ड्यूटी भी एंड GST भी। और ये चार्ट वही आपका मैंने लिख दिया कि इस तरीके से आपको पे करना है। जैसे अगर 70 लाख की CIF है तो BCD मान लो 20% है, 14 लाख। SWS 14 लाख पर 10% लग गया, 140। IGST सेक्शन 14 प्लस BCD प्लस SWS 85,40,000 पेमेंट हो गई। फिर इसके बाद बताओ पेमेंट के बाद क्या होगा? लेट्स सपोज आपकी बिल ऑफ एंट्री स्कूटनी के लिए सिलेक्ट नहीं हुई, रिस्क फैक्टर ही नहीं था, लेट्स सपोज, फिर क्या होगा? आपको डायरेक्ट क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा। क्या नाम था उसका? OCO, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर। नाम क्या इंडिकेट कर रहा है जी? सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, अब कस्टम के चार्ज से आप इसे ले जाओ। आर यू ओके विद दिस? अब जो आपको एम्फेसिस से ध्यान में रखना है, चार्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करना। बेटा आपने सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करी कौन से सेक्शन में? 46। अब जरा बात ध्यान में रखना, एक्सचेंज रेट कौन से दिन की यूज करते हो? बिल ऑफ एंट्री वाले दिन की। और बेटा कस्टम ड्यूटी की रेट भी टाइम टू टाइम बदलती रहती है, तो कस्टम ड्यूटी की रेट भी जो आपको यूज करनी होती है वो बिल ऑफ एंट्री वाले दिन की ही यूज करनी होती है। यहां पर एक साइड में सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन 15। कस्टम एक्ट में सेक्शन 15 करके एक सेक्शन है जिसने ये बता रखा है कि जो आपकी डेट बेस यूज की जाएगी एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी सेलेक्ट करने के लिए, वो होगी आपकी बिल ऑफ एंट्री की डेट। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया बिल ऑफ एंट्री की क्या रेलेवेंस है कस्टम में, तो 2 जगह ये बड़ी काम की है। एक एक्सचेंज रेट भी इसी दिन की होती है, और दूसरा और यहाँ से जब क्लियरेंस करते हैं
रेट ऑफ ड्यूटी भी इसी दिन की होती है। अच्छा, रेट ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एंट्री वाले दिन की होती है, ये सेक्शन 14 ने लिखा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूएशन से कनेक्टेड बात थी। यस सर। भाई वैल्यूएशन, एक्सचेंज रेट की जरूरत किस पर्पस के लिए है? वैल्यूएशन के लिए। और वैल्यूएशन का सेक्शन क्या है? 14। तो एक्सचेंज रेट वो कहां लिखा है? सेक्शन 14 में। ठीक है। और रेट ऑफ ड्यूटी जो है उसका कोई वैल्यूएशन से लेना देना नहीं है, वो अलग सेक्शन में बताई गई है, सेक्शन 15। ये दो सेक्शन बेटा आपको सेपरेटली जो है वो याद रखने हैं। ठीक है। ये क्यों ध्यान में रखने हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस नजर आएगी आपको। एक्सचेंज रेट सेक्शन 14 ने हैंडल किया है और ये कहता है ये हमेशा बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का होगा। रेट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 15 ने हैंडल किया है और सेक्शन 15 ने दो कहानी लिखी हुई है। उसने बोला अगर आप डायरेक्ट घर लेकर के जाओगे तो रेट ऑफ ड्यूटी इस वाली बिल ऑफ एंट्री की है, लेकिन अगर आप वेयर हाउस से बाद में लेकर के जाओगे तो रेट ऑफ ड्यूटी जो आपको पे करनी पड़ेगी वो वेयर हाउस से छुड़ाते टाइम जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी। अभी पहले इतनी स्टोरी को पैकअप कर लेते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो दूसरा रास्ता बोलो। अब दूसरा रास्ता आपके पास क्या है? या फिर वेयर हाउस ले जाओ आप इसे वेयर हाउस में ले जाओ। अब यहां के स्टेप बोलो। स्टेप नंबर 1, आपने 46 में बिल ऑफ एंट्री डाली, बट अब की बार कौन सी है? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। ठीक है। अब बेटा अब सेल्फ असेसमेंट अब भी होगी लेकिन पेमेंट नहीं होगी। अब की बार क्या होगा? बॉन्ड। कितने का? सर वो सर ये है 300%। आपकी जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी इन्वॉल्व होगा ना बेटा सेल्फ असेसमेंट में, उसका 300% का जो होगा वो आप बॉन्ड देंगे। और अब की बार आपको आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप चार्ज से बाहर नहीं लेकर के जा रहे, आप सिर्फ स्टेशन से बाहर ले जा रहे हो। जिस जगह जा रहा है वो कस्टम वेयर हाउस है, वहां पर भी कस्टम वालों का कंट्रोल है, तो इसलिए यहां आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर नहीं होगा। ये क्या होता है? वेयर हाउसिंग ऑर्डर, सेक्शन 60 में दिया जाता है। अब सेक्शंस क्योंकि साथ साथ आपको याद रखने हैं और कोशिश आज से ही स्टार्ट हो लेनी है, तो जरा एक बार मुझे इंफेसिस से ऊपर और नीचे में बताइएगा। घर ले गए तो बिल ऑफ एंट्री 46 में, पेमेंट के बाद क्लियरेंस ऑर्डर, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर अंडर 47। लेकिन अगर वेयर हाउस में ले गए तो बिल ऑफ एंट्री 46 में क्योंकि पोर्ट खाली कर रहे हो, लेकिन वेयर हाउसिंग ऑर्डर सेक्शन 60 में। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब जब आप वेयर हाउस में डिपॉजिट कराओगे तो बेटा क्योंकि बॉन्ड लेंगे तो असेसमेंट अभी भी होगी, और असेसमेंट करते टाइम एक्सचेंज रेट सेक्शन 14 वेयर हाउस वाली चलेगी, और रेट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 15 अभी नहीं आएगा। सेक्शन 15 क्लियरेंस के टाइम पर आएगा, लेकिन असेसमेंट तो अभी भी होनी है, तो बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग वाली ही यूज होगी। भाई असेसमेंट रेट ऑफ ड्यूटी के बगैर तो नहीं होगी ना, और अभी वेयर हाउस में ले जा रहे हो तो वो क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट तो सेक्शन 14 ने बोल ही रखी है, रेट ऑफ ड्यूटी अभी के हिसाब से असेस करके आपसे बॉन्ड वॉन्ड भरवा करके जो है वो ले लेंगे। क्लियर है? गुड्स सब कहां पहुंच गए? कस्टम वेयर हाउस में। ये आ गया कस्टम वेयर हाउस। फिर इसके बाद बेटा इस कस्टम वेयर हाउस से जब आप बाद में लेकर के जाओगे तो बाद में कस्टम वेयर हाउस खाली कराने का प्रोसेस दिया गया अंडर सेक्शन 68। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको फिर से एक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करनी पड़ेगी, बट ये कौन से सेक्शन में फाइल होगी? सेक्शन 68 में। और अब अगेन पेमेंट होगी, ठीक है, और आपको एंड में क्या मिलेगा? आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर। अब आपको यहां क्या ध्यान में रखना है बेटा? अब जब आप ये बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे तो बेटा अब आपकी फर्दर ड्यूटी पेमेंट होनी है। एम्फेसिस लें बेटा, एक्सचेंज रेट में तो कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं आया एक्सचेंज रेट में, एक्सचेंज रेट में
कोई बदलाव नहीं होगा। आप यहाँ देखोगे मैंने एक्सचेंज रेट का सिंबल नहीं बनाया है, ऐसे नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट यहाँ आ चुका है सेक्शन 14 बताता है, और वो बताता है वो हमेशा बिल ऑफ एंट्री जो शुरुआत वाली थी वो वाली होगी। लेकिन जब रेट ऑफ ड्यूटी की बात आती है तो रेट ऑफ ड्यूटी को लेकर के सेक्शन 15 में ये लिखा हुआ है यस सर, कि कस्टम पोर्ट से ले जा रहे हो यस सर, तो वो वाली बिल ऑफ एंट्री, यस सर, लेकिन वेयर हाउस से ले जा रहे हो तो पहली बिल ऑफ एंट्री नहीं, तो ये वाली जो ये वाली 68 वाली होगी, इस बिल ऑफ एंट्री वाले दिन की रेट जो होगी वो आपकी यूज होगी। अब टेक्निकल वर्ड्स बोलूंगा। सेक्शन 15 ये कहता है अगर गुड्स क्लियर्ड हो रहे हैं फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, 46 बोले तो उस दिन वाली मतलब ये वाला केस, होम कंजम्पशन के लिए यस सर, अगर गुड्स क्लियर हो रही हैं फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46 इसमें तो ऊपर वाला केस, अगर और एक और अगर वो हो रहे हैं क्लियर फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68 तो नीचे वाला केस। यस सर, आर यू ओके विद दिस? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ ड्यूटी, उसके ट्रीटमेंट में फर्क है। यस सर, एक्सचेंज रेट हमेशा जो पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उस चीज में वो वाला चलता है। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी जो होम कंजम्पशन वाली होती है यस सर, वो वाला चलता है। पहले वाले केस में ये वाला हो जाएगा, यस सर, दूसरे वाले केस में ये वाला हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस सर, बताओ जरा। $10,000 का कंसाइनमेंट है, यस सर, $10,000 का कंसाइनमेंट है, और जिस टाइम पर ये बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा रही है, लेट्स सपोज ये है 60 यस, एक्सचेंज रेट, और रेट ऑफ ड्यूटी ये है 20%, और जिस टाइम ये क्लियर हो रहा है उस टाइम पर मान लीजिए एक्सचेंज रेट हो गया है 62 और रेट ऑफ ड्यूटी हो गई है 25%। चलो बताओ, अगर घर लेकर के गए हो यस सर, तो एक्सचेंज रेट भी है, 60 यस सर, और ये रेट ऑफ ड्यूटी भी है, सिंपल। यस सर, अगर वेयर हाउसिंग में डालोगे तो रेट तो ऐसे रेट है, सुनो, अगर वेयर हाउसिंग में डालोगे तो बॉन्ड के पर्पस के लिए तो सब कुछ यही होगा, यस सर, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब अल्टीमेटली घर ले जाने वाली बात आएगी यस सर, तो बोलो अब एक्सचेंज रेट तो 60 होगा फिर मान लो, तो यही चलेगा, यस सर, लेकिन लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी ये है, ये चलेगा। ये वाला है। 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बताओ हैंडल हो जाएगा? यस सर, पक्का? पक्का, याद रख लेंगे चीजें। यस सर, सेक्शन वेक्शन मेमोराइज हो रहे हैं। बिल्कुल, एक बात दोहराओ, पोर्ट खाली कराने के लिए उठाने बिल ऑफ एंट्री हमेशा 46 में जाएगी, चाहे कैसे भी हो। वेयर हाउस खाली कराने के लिए 68 में जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, आराम से याद रख लेंगे। अगर पोर्ट से डायरेक्ट घर ले जा रहे हो तो एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ ड्यूटी यस सर, दोनों ही उसी दिन लगेगा, उसी बिल ऑफ एंट्री की। लगेगा, लेकिन अगर वेयर हाउस से घर लेकर के जाओगे तो जब ड्यूटी पे करोगे यस सर, एक्सचेंज रेट तो पुरानी वाली, ये लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी नई वाली 68 वाली। यस सर, चलो जी आगे, यस सर, चलो नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट चार्ट अगेन आपकी जीएसटी की बुक से पिकअप किया गया है। तो इसमें बेटा हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ, ये हमारे पास जीएसटी रजिस्टर्ड एक पर्सन है जो कि महाराष्ट्र में जो है अपना कंप्यूटर एसेसरीज का बिजनेस करता है, बाहर से इंपोर्ट करके लाता है और महाराष्ट्र में बेचता है। तो बेटा जब ये बाहर से इंपोर्ट करके लाया, इसने अपना सीआईएफ प्राइस पर गुड्स जो थे वो परचेज कर लिए। अब इसने बेटा गुड्स जो है वो छुड़ाए। अब गुड्स जब छुड़ाए, इसने पोर्ट से इसने छुड़ाए, डायरेक्ट घर ले गया, तो कौन सी बिल ऑफ एंट्री सेक्शन के साथ? 46 में इसने बिल ऑफ एंट्री जो थी वो फाइल कर दी। और बेटा 46 में होम कंजम्पशन वाली बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होगा? क्या सेल्फ असेस करके पेमेंट भी करनी होगी? यस। और सेल्फ असेसमेंट कौन कौन सी कस्टम ड्यूटी? बीसीडी, एसडब्ल्यूएस एंड आईजीएसटी। और थोड़ा स्पीड से बोलो बेटा, बीसीडी, बीसीडी ये रेट कस्टम टैरिफ एक्ट से, बार बार इसलिए करा रहा हूं कि आपको याद हो जाए। और वैल्यू सेक्शन 14 से, वैल्यू सेक्शन 14 से, और सेक्शन 14 में हमेशा क्या वैल्यू यूज करनी है? सीआईएफ वैल्यू। रुक गया, नोटिफाइड गुड्स होते तो टैरिफ वैल्यू होती, वो एक एक्सेप्शनल कंसेप्ट है, नहीं तो अदरवाइज क्या यूज करनी है? ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज सीआईएफ प्राइस निकाल ली। फिर उसके बाद एसडब्ल्यूएस हमेशा कितना है? 10%, और ये किसके ऊपर लगता है? बीसीडी के ऊपर, निकाल दिया। फिर उसके बाद साथ ही में जीएसटी लगाना है। जीएसटी में खास है, रेट जीएसटी वाली होंगी लेकिन वैल्यू चलेगी कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन 38 से, विच वाज सपोज्ड टू रिमेंबर। और इसमें क्या निकालते हैं? सेक्शन 14 प्लस बीसीडी प्लस अदर कस्टम ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी जिसमें एसडब्ल्यूएस
आ जाता है। कैलकुलेट हो गया? यस सर। चलो जी, ये इसने ड्यूटी पे करके माल छुड़ा लिया। आईटीसी आईटीसी सिर्फ इसका मिलेगा, जीएसटी इस वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा, कॉस्ट में जाएगा। इंडिया में बेचेगा, आगे जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी, जो आईटीसी होगा उसे यूटिलाइज करके ये पे कर देगा। कई बार आ गई बातें बेटा, इतनी बार दोहरा दिया है कि मुझे लगता नहीं आगे कभी भूलोगे। यस सर। ठीक है, फिर आप जरा याद करना। अब अगली स्पेशल बात जो इस चार्ट में हमने करी थी वो ये है बेटा, इस पर्सन ने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए। यस सर। इसका काम क्या है? ये इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता है। बट लेकिन इस वाले डायग्राम में स्पेशल बात ये थी बेटा, इसने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए, गुड्स अभी रास्ते में थे यस सर। और इसके पास इधर कोई खरीदार आ गया और इस खरीदार ने कहा कि हम आपसे कंसाइनमेंट खरीदना चाहते हैं। इसने बोला जी अभी तो माल रास्ते में है, मैं क्लियर कराऊंगा उसके बाद बेचूंगा। उसने बोला कि आप छोड़ो, आप हमें बेच दो, हम खुद कस्टम से जो होगा वो बाद में क्लियर करा लेंगे। और आपको याद आता होगा, हमने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था कि आप क्या कर सकते हो, गुड्स बिना क्लियर कराए ना गुड्स बिना क्लियर कराए। गुड्स अभी आए कस्टम स्टेशन पर या आए नहीं है? आए नहीं है, आप गुड्स को बिना क्लियर कराए बेच सकते हो। इसको हम बोलते थे हाई सी सेल्स, इसको हम बोलते थे हाई सी सेल। जिस पर्सन ने गुड्स को इंपोर्ट किया, अगर वो गुड्स रास्ते में है या वो पोर्ट पर आ भी गए हैं लेकिन उसने अभी उसे क्लियर नहीं कराया, मतलब उसने उसकी कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करी है, अगर वो उसको बिना क्लियर कराए दूसरे पर्सन को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। इस सेल को हम बोलते हैं हाई सी सेल। और बेटा हाई सी सेल का अब क्या ट्रीटमेंट होता था वो आप थोड़ा रिकलेक्ट अगर करें तो सबसे पहली बात, ये आदमी महाराष्ट्र में है और इसने महाराष्ट्र में ही किसी को ये गुड्स बेच दिए, इंडिया में ही बेचे हैं बट पॉइंट क्या है, क्लियर नहीं कराए। तो आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी में कहा गया था ये वाली सप्लाई जो आपने इंपोर्ट क्लियरेंस के बगैर ही कर दी है, ये जीएसटी में इस पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। इसको उन्होंने आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई रखा था। तो आप इसको जब बेचेंगे तो आपके ऊपर कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। फर्दर जब आपने इन गुड्स को बिना छुड़ाए बेच दिया तो बेटा इन गुड्स को छुड़ाने कौन जाएगा, ये जो खरीदेगा। तो अब ये जो खरीदेगा ये पर्सन कस्टम में इंपोर्टर ट्रीट किया जाएगा। ओरिजिनली इंपोर्टर कौन था? आप थे। अगर आप ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करते तो आप इंपोर्टर रहते, लेकिन अगर आपने बेच दिया तो आप अपने इंपोर्टर के स्टेटस से बाहर हो जाओगे और जो खरीदार होगा वो इंपोर्टर के स्टेटस में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू फाइल द बिल ऑफ एंट्री। तो अब ये आपका कस्टम लॉ में ये प्रिंसिपल है, इंपोर्टर कौन होता है बेटा? जो भी गुड्स को क्लियरेंस के लिए आता है। अगर ये जाता तो ये इंपोर्टर होता, बट ये अगर नहीं गया, बिना छुड़ाए बेच दिए, तो इसका इंपोर्टर का स्टेटस वैकेट हो जाएगा, जो खरीदार होगा वो इंपोर्टर के स्टेटस में आ जाएगा। और बेटा अब ये जो होगा ये अपनी बिल ऑफ एंट्री जो होगा वो फाइल करेगा। तो इसने बेटा फाइल करी बिल ऑफ एंट्री, और लेट्स सपोज ये डायरेक्ट घर ले जा रहा है, तो बेटा कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा? 46। पूरा बोला करो, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46। तो इसने हाई सी सेल बेसिस पर खरीदे और ये अब पोर्ट से डायरेक्ट घर लेकर के जा रहा है, तो इसने फाइल करी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46। और बेटा इस बिल ऑफ एंट्री में ये सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी पे करेगा। और कौन कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी भी एंड जीएसटी भी। अब कस्टम ड्यूटी में सबसे पहली ड्यूटी बीसीडी। अब बीसीडी की रेट कस्टम टैरिफ एक्ट से लेट्स सपोज 20% है, 20%। फिर उसके बाद वैल्यू सेक्शन 14, और मान के चलता हूं वो नोटिफाइड गुड्स नहीं है, वो जो सिलेक्टेड गुड्स होते हैं ना टैरिफ वैल्यू वाले वो नहीं है, तो वैल्यू क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। अच्छा, अब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। नहीं आई, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। अब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है बेटा वो ये ध्यान में रखना है, ये नहीं है इंपोर्टर, इंपोर्टर वो है। तो जब हम देखेंगे ना प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, तो हमें ओरिजिनल ने कितने पर खरीदे थे उससे मतलब नहीं होगा, हमें किससे मतलब होगा? जो इंपोर्टर छुड़ाने गया है उसने उन गुड्स के लिए प्राइस क्या पे किया है, उसने उन गुड्स के लिए प्राइस क्या पे किया है। आर यू ओके विद दिस? यस। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पर गुड्स पड़े हुए हैं, ये है हमारा बेटा प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। यस,
यस और नो? यहां पर गुड्स पड़े हुए हैं, ये क्या है हमारा प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। इस वाले आदमी ने खरीदे थे बेटा 70,000 की रेट से। अगर ये छुड़ाने जाता, अगर ये छुड़ाने जाता तो व्हाट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स बाय दिस पर्सन एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन? 70,000। तो फिर 70,000 बेस्ड बीसीडी कंप्यूट होती, बट इसने बेच दिए, छुड़ाने गया है ये आदमी, तो नाउ दिस इज द इंपोर्टर और ये इंपोर्टर है, इसकी बिल ऑफ एंट्री को असेसमेंट करना है इसने। तो अब जब वैल्यू ली जाएगी तो इससे कहा जाएगा व्हाट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स बाय यू फॉर डिलीवरी एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो इसने किस रेट से खरीदे हैं? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए जो होगी ये अब वैल्यू बनेगी। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब जब बीसीडी असेस होगी तो इसने ये जो खरीदे हैं वो 1 लाख की रेट से खरीदे हैं, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी जिसके ऊपर बीसीडी कैलकुलेट की जाएगी। आर यू ओके विद दिस? और फिर जो बीसीडी हो गई उसके ऊपर एसडब्ल्यूएस आप कैलकुलेट कर लेंगे और एंड में आप क्या निकालते हैं? जीएसटी। और जीएसटी किसके ऊपर होता है? सेक्शन 14 की वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस अदर कस्टम ड्यूटी जैसे एसडब्ल्यूएस। तो ये बीसीडी की वैल्यू जो बड़ी हुई वैल्यू निकली वो प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, इन सब के ऊपर जो होगा ये हमारा जो होगा आईजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? पक्का? चलिए जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइएगा, नेक्स्ट डायग्राम। फिर इसके बाद बेटा आपके साथ हमने एक और स्टोरी जो जीएसटी के टाइम पर डिस्कस करी थी, वो हमने ये डिस्कस करी थी कि आदमी क्या करता है, बाहर से गुड्स मंगाता है पर उनको घर नहीं लेकर के जाता, उसको वेयर हाउस में डिपॉजिट कर देता है और बाद में वो क्या करता है, वेयर हाउस से भी घर नहीं लेकर के आता, वेयर हाउस से ही डायरेक्टली किसी को इंडिया में बेच देता है। ठीक है जी, तो ये डायग्राम वो वहां जो समझाया था उसी का एप्लीकेशन है। अब यहां जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखिएगा बेटा, ये हमारा कंसर्न पर्सन है, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स। इसने क्या किया, बाहर से गुड्स जो थे वो इंपोर्ट किए और इसने खरीदे बेटा 100 लैपटॉप 70,000 की रेट से, 70 लाख रुपए का सीआईएफ प्राइस पे करके इसने गुड्स खरीदे और इस पर्टिकुलर पोर्ट पर जो थे बेटा इसने गुड्स मंगवा लिए। ठीक है जी, अब गुड्स आ गए और इसने क्या किया, इसको इमीडिएटली क्लियर नहीं कराया, इसने उसको वेयर हाउस में शिफ्ट करवा लिया। प्रोसेस आप बोलेंगे, वेयर हाउस में शिफ्ट कराने के लिए इसने क्या किया होगा? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग अंडर सेक्शन, गलत, अंडर सेक्शन 46। 68 कब आती है? जब वेयर हाउस खाली कराना होता है। अभी तो क्या था, इसने यहां से वेयर हाउस में शिफ्ट कराया, तो इसने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग डाली अंडर सेक्शन 46। ड्यूटी असेस होगी यस, लेकिन पेमेंट नहीं होगी। बॉन्ड कितना? 300%। ठीक है, 300% जो होगा वो बॉन्ड आपको देना है। जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी इस स्टेज पर बनता होगा उसका 300% का आपको जो होगा वो बॉन्ड देना है। तो बेटा ये आपकी ड्यूटी असेस हो गई, आपकी बिल ऑफ एंट्री गई, इस पर ये ड्यूटी असेस हो गई। ठीक है जी, और इस बिल ऑफ एंट्री के टाइम पर इस बिल ऑफ एंट्री को आपने फाइल किया, तो आपने क्या बताया, आपने कितने के खरीदे हैं? 70 लाख के। तो वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, उसके ऊपर आपकी बीसीडी असेस हो गई, एसडब्ल्यूएस असेस हो गया, आईजीएसटी असेस हो गया। अब ये जितना भी टोटल बना होगा बेटा, ये आपने पे नहीं करना, रुक गए, ये आपने पे नहीं करना, आप वेयर हाउस में ले जा रहे हो तो आपको इसका 300% बॉन्ड दे करके जो है वो वेयर हाउस में डिपॉजिट कर देना। आप बॉन्ड दे दोगे, ऑफिसर आपको क्या देगा, वेयर हाउसिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 60। गुड्स कहां पहुंच गए? वेयर हाउस। चलिए गुड्स बेटा अब आपके पहुंच गए वेयर हाउस में। बॉन्ड आपने दिया है, इस बॉन्ड में आपने क्या लिखा होगा कि अभी मैं पे नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं बाद में इसे 68 में क्लियर कराऊंगा और 68 में जब क्लियर कराऊंगा तो उस टाइम पर जो भी ड्यूटी बनती होगी वो मैं पे कर दूंगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक। अच्छा, अब आपका मन भी यही था कि बाद में इसे छुड़ाएंगे और इसे छुड़ा करके अपनी दुकान से इंडिया में बेचेंगे, लेकिन अब सुनिएगा, आपके पास एक कस्टमर आ गया और कस्टमर ने आपसे बोला जी मैं गुड्स लेना चाहता हूं। आपने बोला जी बिल्कुल मिल जाएंगे, कितनी क्वांटिटी लेनी है? इसने बोला बड़ा लोट लेना है। इसने बोला जी अच्छा, थोड़े बहुत तो हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं बट बाकी तो हमारे वेयर हाउस में है। तो इसने बोला ठीक है जी, आप ऐसा करो, जो माल वेयर हाउस में है उसको आप मुझको एज इट इज बेच दो, उसको आप मुझको एज इट इज बेच दो, मैं अपने आप वेयर हाउस से उसे बाद में जो होगा वो छुड़वा लूंगा अपनी नीड के हिसाब से। इसने बोला मैं क्लियर करा लेता हूं। उसने बोला नहीं, आप क्लियर मत कराओ, मुझे अभी इमीडिएट यूज के लिए नहीं चाहिए, आप इसको वही रहने दो, आप बताओ आपको इन गुड्स का क्या प्राइस चाहिए। अब इसने बोला ठीक है भाई, अगर मैं वेयर हाउस से गुड्स नहीं क्लियर करा रहा
तुम कराओगे तो ड्यूटी तुम पे करोगे। यस सर। तो मैं तो अपना जो अभी तक का खर्चा वर्चा पड़ा है और अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर के आपको बेच दूंगा। तो बेटा मैंने इसे 1 लाख रुपए की रेट के हिसाब से गुड्स बेच दिए। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये वाला ट्रांजेक्शन हाई सी सेल नहीं है। ये वाले ट्रांजेक्शन को हमने बोला था दिस इज बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। अब सबसे पहले तो मुझे 5 मिनट लगा करके ये बताओ हाई सी सेल ये क्यों नहीं है। हाई सी सेल का कंसेप्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब माल वेयर हाउस में आने के बाद बेचा जाए या पोर्ट के लेवल पर ही बेचा जाए, पोर्ट के लेवल पर ही बेचा जाए। जब माल पोर्ट के लेवल पर ही बेचा जाए, गुड्स आपके आए या तो वो रास्ते में थे, इन ट्रांजिट थे, या वो पोर्ट पर उतरे हुए पड़े थे, लेकिन आपने उसकी कोई बिल ऑफ एंट्री नहीं डाली थी। बिल ऑफ एंट्री डायरेक्टली किसने डाली, खरीदने वाले ने। नहीं आई बात समझ में। बिल ऑफ एंट्री डायरेक्टली किसने डाली, खरीदने वाले ने। प्लीज ध्यान में रखिएगा, हाई सी सेल इज अ सेल जिसमें इंपोर्ट करने वाला कोई बिल ऑफ एंट्री नहीं देता है। बेसिकली पोर्ट के लेवल पर ही जो माल बेच दिया जाता है। बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर इज अ डिफरेंट थिंग। क्यों? बिकॉज बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, इंपोर्ट करने वाले ने बिल ऑफ एंट्री नहीं डाली है या डाली है, डाली है बेटा। बॉन्ड टू बॉन्ड का मतलब क्या है, वेयर हाउस में उसने शिफ्ट कराया, और वेयर हाउस में शिफ्ट कराने का मतलब क्या, उसने बिल ऑफ एंट्री डाली है। यस, आर यू ओके विद दिस? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से सुनना। अब बेटा बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर वाले केस में पर्सन ने गुड्स इंपोर्ट किए, वेयर हाउस में शिफ्ट कराए, लेकिन क्लियर कराए बगैर किसी दूसरे को बेच दिया। तो अब होम कंजम्पशन वाली बिल ऑफ एंट्री क्या ये खरीदार डालेगा? गुड्स इंपोर्ट किया किसने, मिस्टर एक्स ने। वेयर हाउस में किसने डलवाया, मिस्टर एक्स ने। किसने डलवाया, मिस्टर एक्स ने। फिर उसके बाद हमने गुड्स बाहरों बाहर बेच दिए, तो गुड्स को छुड़ाने कौन जाएगा, मिस्टर वाई। तो जो होम कंजम्पशन वाली बिल ऑफ एंट्री है वो कौन डालेगा, मिस्टर वाई। आर यू ओके विद दिस? अब बेटा अब इस ट्रांजेक्शन को हम बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर क्यों कहते हैं वो भी सुन लो जरा ध्यान से, कि याद रखने में थोड़ा आसानी रहे। गुड्स वेयर हाउस किसने कराया, मिस्टर एक्स ने। और वेयर हाउस कराते टाइम बेटा क्या उसने बॉन्ड दिया था? यस। इस बॉन्ड में उसने क्या लिखा था, मैं ड्यूटी पे करके इसे क्लियर कराऊंगा बाद में। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, उसने क्लियर कराया या उसने बेच दिए, बेच दिए। तो बेटा अब जब वो बेचता है तो कस्टम वाले ये कहते हैं आप क्या करोगे, आपने गुड्स बेच दिए, अब आप तो इंपोर्टर नहीं रहे, दूसरा आएगा छुड़ाने के लिए, तो आपका बॉन्ड आप वापस लो और जिसको आपने बेचे हैं उसका बॉन्ड दिलवाओ। नहीं आया समझ? दोबारा बोलूं, मिस्टर एक्स ने, मान लो मैं कहता हूं जनवरी में माल वेयर हाउस में डलवाया, तो बॉन्ड दे दिया। अब उसने मिस्टर वाई को गुड्स बेच दिए, मान लो 10 जनवरी को उसने वेयर हाउस में डलवाया था, और लेट्स सपोज उसने 20 जनवरी को जो है वो बेच दिए। अब जिसको बेचे बेटा वो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे बेचे इमीडिएटली क्लियर कराएगा, वो क्या कह रहा है, मेरे को जब जरूरत होगी मैं करवा लूंगा, मतलब गुड्स वेयर हाउस में ही रहेंगे। यस। अब जिसने बेचे वो तो क्या कहेगा, भाई मैंने बेच दिए, क्लियर कराने कोई और आएगा, ड्यूटी वो पे करेगा, तो मेरा बॉन्ड वापस दो। कस्टम वाला बोलेगा तुम अगर बॉन्ड वापसी चाहते हो दे देंगे, लेकिन जिसने खरीदा है उसका फ्रेश बॉन्ड दिलवाओ। यस और नो? तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा और मिस्टर वाई अपना फ्रेश बॉन्ड देगा। और हमने इस सेल को क्या बोला, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। अभी भी नहीं समझ आया? ये वाला बॉन्ड गया, दूसरा बॉन्ड आया, क्या नाम दिया, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। एक बार बताओ हाई सी सेल में ऐसा कुछ हुआ था? नो सर, वो तो वहीं से सीधा। क्यों? क्योंकि उसमें बॉन्ड की स्टोरी नहीं थी, वो तो पोर्ट के लेवल की सेल थी। क्लियर है? तो ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर की स्टोरी हुई। अच्छा अब सुनो, अब ठीक है जी, इसका बॉन्ड कैंसिल हो गया, इसने बेटा अपना फ्रेश बॉन्ड दे दिया, ये हो गया बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। अब जीएसटी वाले बोलते थे अभी भी गुड्स क्योंकि कस्टम में ही है,
तो हम इसके ऊपर कोई जीएसटी जो होगा वो नहीं लगाएंगे। ये ट्रांजैक्शन जीएसटी में बेटा अभी भी आउट ऑफ स्कोप था, आई होप आपको याद होगा। चलो जी, तो सेल आपकी पूरी हो गई, जीएसटी कुछ नहीं देना पड़ा, सिर्फ क्या करना पड़ा, बॉन्ड जो था वो एक्सचेंज हो गया। चलो आगे। अब बाद में जिसने खरीदा वो इसको छुड़ाने के लिए जाता है, तो जब वो छुड़ाने के लिए जाएगा तो बेटा अब वो फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री, पूरा बोला करो, फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68। ठीक है जी। और अब क्योंकि होम कंजम्पशन है तो अब पेमेंट वगैरह होगी, और पेमेंट करने के बाद फिर आपको जो होगा आउट ऑफ चार्ज वेयर हाउस से जो होगा निकालने के लिए आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? यस। अब जब आप यहां पर अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जब ये बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा और ड्यूटी सेल्फ असेस करके इसे पे करनी है, तो सबसे पहली ड्यूटी कौन सी है? बीसीडी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी, जरा रिपीट करते हुए बोलना, बीसीडी की रेट बीसीडी की रेट पुरानी या नई? नहीं। अच्छा, वेयर हाउसिंग के टाइम पर कितनी थी हमारे क्वेश्चन में? 20%। अच्छा, हो सकता है चेंज ना हुआ, छुड़ाने आए उस टाइम रेट चेंज नहीं हुई तो 20 ही लग जाएगी। बट अगर चेंज हुई होती, 30 हुई होती तो 30, 15 हुई होती तो 15। ठीक है। चलो, अब फिर उसके बाद रेट हो गई, चलो मान लो कोई चेंज नहीं है, 20% ही है। फिर उसके बाद बेटा अब बीसीडी के लिए वैल्यू क्या चाहिए होती है? सेक्शन 14 की वैल्यू। अब यहां जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज ध्यान में सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान में सुनना। अब बेटा ओरिजिनल इंपोर्टर मिस्टर एक्स है, उसने कितने का खरीदा था? 70। ठीक है जी। उसने जब बेच दिया तो बेटा वाई इंपोर्टर की कैपेसिटी में आ गया। अब इसने कितने का खरीदा? 1 लाख। अब अगर मैं आपसे कहूंगा जो इंपोर्टर छुड़ाने जा रहा है उसने इन गुड्स का क्या प्राइस पे किया है? 1 लाख। ठीक है ना। जो खरीदने वाला था उसने 70,000 के हिसाब से 70 लाख टोटल पे किए थे, और जो छुड़ाने जा रहा है उसने 1 लाख के हिसाब से 100 लाख इसका जो है वो पे किया है। अब लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब जब बीसीडी निकाली जाएगी तो इस केस में 100 लाख नहीं यूज किया जाता, इस केस में 70 लाख ही यूज किया जाता है। बिल्कुल। अब आपका ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको पूछना चाहिए था। क्यों? पहले इसको जवाब देने से पहले बेटा मैंने हाई सी सेल के केस में क्या बताया था, क्या यूज करेंगे? जो 100 लाख है वो यूज करेंगे। 100 लाख। लेकिन मैं बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर के केस में क्या कह रहा हूँ? कस्टम वाला क्या कहता है? 70 लाख जो होगा ओरिजिनल वाला वो जो होगा वो हम यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में नेचुरल क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों? जिसने खरीदा है उसने पे किया है 100 लाख, तो हम 70 लाख पुराने वाला जो था उसका क्यों यूज कर रहे हैं? तो सुनिएगा और थोड़ा इसको एम्फेसिस से सुनिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रख के सुनिएगा बेटा। हाई सी सेल में माल कहां पड़ा था? हाई सी सेल में माल सर उसमें क्या नाम है, पोर्ट पर। पोर्ट पर पड़े पड़े बिका था। यस सर। ठीक है। तो जो बेचने वाले ने यस सर प्राइस लिया था यस सर उसने पोर्ट के लेवल का प्राइस लिया था। यस सर। अब थोड़ा डिफरेंस फील करिएगा। बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर के केस में गुड्स पोर्ट से वेयर हाउस में आ गए। यस सर। अब वेयर हाउस में आने के बाद अगर गुड्स बेचे गए हैं तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, अब बेचने वाला जो पर्सन होगा उसने प्राइस में जो मांगा होगा वो पोर्ट के लेवल का प्राइस मांगा होगा या पोर्ट से आगे के लेवल का मांगा होगा? पोर्ट से आगे के लेवल का। ठीक है। क्यों? देखो उसने जब यहां से छुड़ाया होगा तो कस्टोडियन को बहुत सारे पैसे दिए होंगे, वेयर हाउस में शिफ्ट किया होगा, यहां पैसे दिए होंगे, वेयर हाउस में रखा होगा, वहां पैसे दिए होंगे। तो बेटा उसने इन सब खर्चों को कवर करते हुए प्राइस मांगा होगा। यस। और बेटा मैंने आपको शुरुआती पार्ट में क्या समझाया था, कस्टम वाले ने सेक्शन 14 में क्या बोल रखा था, हम जो भी वैल्यूएशन करेंगे वो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के लेवल का करेंगे। हम जो भी वैल्यूएशन करेंगे प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के लेवल का करेंगे। अगर आपने गुड्स वेयर हाउस में डलवा दिए हैं तो बेटा वेयर हाउस में डलवा देने से कोई हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप वेयर हाउस से क्लियरेंस करा लेना।
लेकिन प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन यस सर, वो तो यही है ना, यस सर, वेयर हाउस प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है या प्लेस ऑफ क्लियरेंस है? क्लियरेंस है, प्लेस ऑफ क्लियरेंस है। कोई आपसे पूछेगा गुड्स इंपोर्ट कहां किए, तो आप क्या बोलोगे, वेयर हाउस पर किए या आप पोर्ट पर बोलोगे? पोर्ट पर किए। तो उन्होंने बोला जी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो तो हमेशा कस्टम स्टेशन ही रहेगा ना, यस सर, चाहे आप कस्टम स्टेशन से डायरेक्ट घर लेकर के जाओ या वेयर हाउस से बाद में लेकर के जाओ, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तो हमेशा कस्टम स्टेशन ही रहेगा। और प्लीज ध्यान में रखिएगा दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेक्शन 14 जो कहता है बीसीडी के वैल्यूएशन के लिए, वो क्या कहता है, हम हमेशा कौन सा प्राइस यूज करेंगे, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के लेवल का। इस वाले केस में आप जो प्राइस उससे चार्ज कर रहे हो वो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के लेवल से आगे का प्राइस है, उसमें पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चे भी आपने लिए हैं, हम उनको कभी भी टच नहीं कर सकते। यस सर, आर यू ओके विद दिस? यस सर, इस वजह से कस्टम का ये कंसेप्ट होता है। इसकी वजह से अब बेटा वो ये नया प्राइस यूज नहीं करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, ओरिजिनल प्राइस जो है वही यूज करते हैं। हाई सी सेल में ये इशू नहीं आता, क्यों? क्योंकि हाई सी सेल में माल कहां बिका, क्या प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पर ही बिक गया? यस, तो वहां कोई पोस्ट इंपोर्टेशन का इशू आया ही नहीं। बट वेयर हाउस के केस में पोस्ट इंपोर्टेशन का इशू आ जाता है, इस वजह से हम नया वाला प्राइस जो है वो यूज नहीं करते, नया वाला प्राइस हम यूज नहीं करते। बात ध्यान में रहेगी? यस। तो अकॉर्डिंगली बीसीडी जो होगी, बोलो बेटा फटाफट से, कौन सा प्राइस, 17 करोड़ वाला, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वाला जो होगा वही जो होगा वो यूज किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा बीसीडी कैलकुलेट हो गई। फिर उसके बाद बेटा आपका इसके ऊपर एसडब्ल्यूएस जो होगा वो कैलकुलेट हो गया। अब बात आई जीएसटी की, अब बात आई जीएसटी की। अच्छा, अब जो जीएसटी कैलकुलेट होना है, यस सर, जीएसटी कैलकुलेट होने के लिए अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, कस्टम वाले ने तो कह दिया कि हम प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक की बात करते हैं, यस सर, जीएसटी वालों को तो लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जीएसटी वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब सुनिएगा, हम अब इस केस में जो प्राइस यूज करेंगे हमें कोई मतलब नहीं है प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वाला, लास्ट प्राइस क्या नाम है, हमें कोई मतलब नहीं है प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वाला। तो उन्होंने बोला जो हम आईजीएसटी लगाएंगे वो हम इस तरीके से लगाएंगे, सुनिएगा। वेयर हाउसिंग के टाइम पर एक वैल्यू असेस हुई थी, यस सर, सेक्शन 38 में ये वैल्यू असेस हुई थी, ये प्राइस ये, और आपने जितने का बेचा, यस सर, दोनों में से जो हायर होगा हम तो वो जो होगा वो यूज करेंगे। तो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर के केस में आपको बताया गया था, उन्होंने आईजीएसटी लगाने के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 38A बनाया। दोबारा दोहराना बेटा, आईजीएसटी वैसे हमेशा वैल्यू निकालते टाइम क्या यूज करते हैं, 38, लेकिन बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर वाले केस में 38A, और 38A वो ये कहता है वेयर हाउसिंग के टाइम पर जो 38 में वैल्यू निकाली गई थी वो, और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते टाइम आपने जिस प्राइस पर बेचा वो जो नई ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो विच एवर इज हायर, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमारे एग्जांपल में जिस टाइम वेयर हाउसिंग कराई गई थी उस टाइम पर 38 में वैल्यूएशन निकाला गया था 85,40,000, तो ये देखेंगे उसको, और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर किस सेल प्राइस पर किया गया, 16 लाख, इसमें से विच एवर इज हायर, तो 16 लाख बनेगा। इसके ऊपर जो होगा वो अपना आईजीएसटी जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। और बेटा अब आपको बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर के केस में क्या समझ आई बेटा, जो बीसीडी है वो नए प्राइस पर लगी या पुराने पर, बीसीडी बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, बीसीडी किस पर लगी, पुराने प्राइस पर, क्यों, क्योंकि बीसीडी कस्टम की है और कस्टम वाले क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन से आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए पुराना प्राइस पकड़ा। लेकिन जीएसटी वाले बोले हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जीएसटी वालों ने बोला क्या, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के टाइम पर जो 38 में वैल्यू असेस हुई थी वो, और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू ली गई वो विच एवर इज हायर, हम तो उसको जो होगा वो यूज करेंगे। आर यू ओके विद दिस?